A very good morning, student. So again we continue our chapter number 8, that is how do organism reproduce. In previous class I explained the question answer of this chapter, but some question answers are left. So today we continue those question answer. Okay. So our first question is what? How is the process of pollination different from fertilization? तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन से किस तरह से डिफरेंट है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक तरह से रिप्रोडक्शन का तरीका है जो कि किस में होता है, प्लांट्स में होता है ना। और पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स का मेल गैमेट है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, वो कहाँ पे जाएगा, फीमेल पार्ट में जाएगा, दैट इज स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा से वो स्टाइल में होते हुए ओवरी में जाएगा। ओके, एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स का मेल पार्ट कौन सा है ना। मेल पार्ट कौन सा है प्लांट का, प्लांट्स के मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। अब ये जो स्टेमन होता है इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एंथर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट, फिलामेंट। ओके, एंथर एंड फिलामेंट। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये होता है आपका एंथर और इसको जो कैरी किए रहता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो ये जो एंथर होता है इसी में क्या प्रेजेंट होता है, इसी में आपका प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन्स, है ना। इस तरह से एंथर के ऊपर चिपका रहता है, मतलब सबसे पहले तो वो एंथर के अंदर रहता है, बट जिस तरह से एंथर जो है वो मैच्योर होता है, पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो वो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका मेल पार्ट, ठीक है। तो मेल ऑर्गन कौन सा है, प्लांट का स्टेमन है जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है, और पॉलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होता है, आपके एंथर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये याद रखिए। देन सेकेंड थिंग इज व्हाट, आप फीमेल पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट का फीमेल पार्ट जो होता है दैट, सॉरी यहाँ टी में वो नहीं आएगा, है ना। तो फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट का वो क्या होता है आपका, उसको हम कहते हैं फर्स्ट इज व्हाट, स्टिग्मा, then second one is style and then third one is called ovary। ओके, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो होता है इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिवली हम या तो हम कहते हैं पिस्टिल, नहीं तो हम इसको दूसरा एक और वर्ड है क्या, कार्पिल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कार्पिल भी कहा जाता है, उसको पिस्टिल भी कहा जाता है। और ये जो कार्पिल या पिस्टिल है इसमें कौन से 3 ऑर्गन आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज योर कॉल्ड स्टिग्मा, एंड देन सेकेंड पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल, ओके, एंड थर्ड स्वेलिंग पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, ओवरी। ओके, तो ये जो फीमेल पार्ट है इसी में क्या आएगा, आपका पॉलन ग्रेन्स आएगा, है ना। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स को बना देते हैं, ये पॉलन ग्रेन इस तरह से आ रहा है। अब किसी भी वेक्टर के थ्रू आ रहा है, चाहे वो विंड के थ्रू आ रहा है या फिर कोई इंसेक्ट्स के थ्रू आ रहा है, बटरफ्लाई हो या बीज हो, है ना, या कोई बर्ड के थ्रू ही आ रहा हो, जो भी इसमें क्या करने आ रहे हो, नेक्टर को गेन करने आ रहे हो या फ्लावर का जूस लेने के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या होता है, ये एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे आ जाता है, फ्लावर के कार्पेल वाले पोर्शन में आ जाता है। ओके, कार्पल पोर्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं व्हाट, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब देखो फर्टिलाइजेशन की जो पहली प्रोसेस होती है दैट इज़ व्हाट, पॉलिनेशन। क्योंकि अभी पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट था वो कहाँ पे आया, फीमेल गैमेट के पास आया। फीमेल गैमेट कहाँ पे, वो जो पिस्टिल वाला पोर्शन है उसमें जो नीचे स्वेलिंग पोर्शन है, पिस्टिल वाला, ये पिस्टिल है आपका, है ना, इसमें ये जो स्वेलिंग पोर्शन है दैट इज़ व्हाट, ओवरी, ठीक है ना। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन येलो कलर का है, ये कहाँ पे आ गया, आपका ओवरी में आया। अब ओवरी में आने के बाद इसने इसको क्या कर दिया, इसने इसको फ्यूज़ कर दिया ओवरी को, मतलब कि क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसका मेन डिफरेंस तो आपको पता चल गया। पॉलिनेशन जो है जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रोसेस है, और जब पॉलिनेशन होगा तभी क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो लेट्स रीड द आंसर। Pollination is the process of transfer of pollen from anther to stigma. It occurs with the help of certain pollinators such as air, water, birds or some insects. Fertilization on the other hand is the fusion of male and female gamete. It occurs inside the ovule and leads to the formation of zygote. ओके, तो वही चीज़ें बता रहा है कि जो पॉलिनेशन है उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, है ना। और ये कुछ पॉलिनेटर्स या उनको हम वैक्टर भी कहते हैं, उनके थ्रू होता है। तो वो पॉलिनेटर या वैक्टर्स कौन हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर, बर्ड्स या फिर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ओके, और ये जो फ्यूजन है उसकी वजह से क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। देन द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेमाइनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ये है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट, है ना। तो जो सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ग्लैंड जो है वो तो नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ सिक्रीट कर रहा होगा, कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहा होगा। और ये जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं ये भी क्या करते हैं, स्पर्म को ल्यूब्रिकेट वगैरह करने का, ये भी कुछ एंजाइम्स वगैरह क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। द सिक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ल्यूब्रिकेट द स्पर्म्स एंड प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम फॉर ईजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। देयर सिक्रीशन ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। ओके, तो आपके आंसर में क्या कह रहा है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं या जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। ल्यूब्रिकेट मीन्स व्हाट, थोड़ा चिपचिपा बनाते हैं, चिपचिपा, ताकि वो क्या हो सके, आसानी से फिसल सके, मतलब पहुंच सके कहाँ पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, है ना। तो इस वजह से ये ऐसा मीडियम देते हैं जिसके कारण स्पर्म जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मोटाइल हो सके, जा सके। ओके, तो वो जो सिक्रीशंस हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म को ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं, ताकि स्पर्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाए। क्योंकि स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, उसको मेल के पास से किसके पास जाना है, फीमेल गैमेट के पास जाना है। तो उसको मतलब ऐसा मीडियम तो चाहिए ना जिसके थ्रू वो जा सके, और उसको खुद भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो आसानी से उसमें मोटिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कौन, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो आप सभी को पता है कि गर्ल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो उनका जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो जेनाइटल एरिया है उसमें हेयर अपीयर होने लगते हैं, है ना। अंडर आर्म्स, फेस, हैंड, लेग्स, ये सब जगह क्या दिखने लगते हैं, हेयर्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। और यूटेरस और ओवरी का साइज़ क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग हो जाती है। बिगनिंग मीन्स व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस जो कि कब स्टार्ट हो रही है, प्यूबर्टी स्टेज में, इसको हम क्या कहते हैं, जो इनिशिएशन होता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। याद रखिएगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब इनिशिएशन हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम किसी भी गर्ल को प्यूबर्टी स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। और जब वही फीमेल जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, और मतलब जब उसकी एज 40 to 50 ईयर्स की होती है, तब क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस बंद होने लगती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी आपसे ये टर्म्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मेनार्की इज़ द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्यूबर्टी स्टेज, एंड मेनोपॉज इज़ द स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 or 50 in the female. Okay, then the next question is how does the embryo get nourishment inside the mother's body। अब ये जो एम्ब्रियो है वो मदर की बॉडी के अंदर, मतलब उसके यूट्रस में नरिशमेंट कैसे मिलता है उसको। तो हमने पढ़ा था कि जो
उनमें क्या होता है, एक प्लेसेंटा फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो जो प्लेसेंटा है वही क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो भी मदर लेती है वो सब प्लेसेंटा के थ्रू किसको मिलता है, बेबी को भी मिलता है, ठीक है। तो आंसर रीड कर लेते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर अबाउट 9 months. Inside the uterus, the outer tissue surrounding the embryo develops finger-like projection called villi. These villi are surrounded by uterine tissue and maternal blood. They provide a large surface area for exchange of oxygen and nutrients. Also, there is a special tissue called placenta which is embedded in the uterine wall. The embryo receives the oxygen and nutrients from the mother blood via the placenta. The waste material produced by the embryo are also removed through the placenta. ठीक है, तो आपको आंसर में क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो कि नरिशमेंट किसके थ्रू मिल रहा है, जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, उसको मिल रहा है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। अब ये प्लेसेंटा कैसे फॉर्म हुआ है, तो ये प्लेसेंटा जो है यूट्राइन टिश्यू के थ्रू फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा कैसा होता है, प्लेसेंटा के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको पता है जैसे कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लेसेंटा है उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं, और इसके ऊपर का जो वॉल होता है दैट इज़ व्हाट, यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्राइन टिश्यू से बना होता है और अंदर पे ब्लड वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा ओवरऑल प्लेसेंटा है ये क्या करता है, बेबी को, जो एम्ब्रियो है उसको पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि मदर के यूट्रस में ये जो एम्ब्रियो है कितने मंथ तक रहता है, 9 month तक रहता है। तो उसको ये नरिशमेंट की तो ज़रूरत है, तभी तो उसमें ग्रोथ होगा, उसमें हर ऑर्गन डेवलप होगा, ओके। उसके अलावा ये जो प्लेसेंटा ये और किस में हेल्प करता है, तो ब्लड का जो एक्सचेंज है उसमें भी हेल्प करता है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है ना। और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है फीटस का, एम्ब्रियो का, उसको भी क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, मतलब उसको भी रिमूव करता है, कौन, प्लेसेंटा। दैट्स वाई प्लेसेंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। और ये प्लेसेंटा कब फॉर्म होगा, ये मत सोचना कि फीमेल में प्लेसेंटा हमेशा प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। प्लेसेंटा सिर्फ कब फॉर्म होगा, जब कोई भी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी, और उस जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई दैट मीन्स जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट जो है वो कहाँ पे आएगा, यूटरस में इम्प्लांट होगा, और जैसे ही वो यूटरस में इम्प्लांट होगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगा, ओके। और ये जो प्लेसेंटा है या ये क्या करेगा, उसको बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो भी मदर ले रही है वो नरिशमेंट बेबी को मिलेगा। उसके अलावा ब्लड जो है उसको क्लीन करने का काम करेगा, मतलब एक्सचेंज करेगा गैसेस को, और एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करेगा, ओके। Now next question is, if a woman is using a copper tea, it will help in protecting her from sexually transmitted diseases. ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर कोई वुमेन जो है वो कॉपर टी यूज़ कर रही है, ठीक है, तो वो कैसे उसको हेल्प कर रहा है, क्या वो उसको हेल्प कर रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में, ओके। तो क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कॉपर टी क्या होता है। तो कॉपर टी जो है वो क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि एक बैरियर का काम करता है, ताकि स्पर्म और जो एग है उसमें क्या ना हो पाए, फ्यूजन ना हो पाए। क्योंकि अगर स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बर्थ को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। और दूसरा चीज़ ये कि ये जो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, लाइक एड्स है, सिफिल्स है, गोनोरिया है, ठीक है ना, तो ये सब डिजीज़ेज़ होने के भी चांसेस हैं। तो ये जो कॉपर टी है ये क्या, किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टी शेप का होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर टी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं आंसर। नो, यूजिंग अ कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज as it does not prevent the entry of semen, it only prevents the implantation of the embryo in the uterus. ओके, तो कॉपर टी क्या कर रहा है आपको, कॉपर टी आपको बचा नहीं रहा है किससे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो स्पर्म की एंट्री है, मतलब जो सीमेन की एंट्री है वो तो हो रही है, ठीक है ना, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है किसका, एम्ब्रियो का, ओके। तो ये क्या होता है कॉपर टी का फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर टी क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि बर्थ को कंट्रोल करने में काम कर रहा है, एसटीडीज़ को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है उनको प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग ये कि ये जो कॉपर टी है ये क्या करता है, ये
जो स्पर्म की एंट्री है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करेगा ही, है ना, लेकिन एग जो है, अब वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब वो जो जाइगोट है, वो कहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट अगर यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाया, दैट मीन्स जो जाइगोट है वो अच्छे से फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि जो कॉपर टी है वो हेल्प नहीं करता है किसमें, प्रोटेक्ट करने में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। ओके, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा घुमा रही थी चेकआउट करने के लिए। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज asexual reproduction takes place through budding in amoeba, yeast, plasmodium, leishmania। तो asexual reproduction जो है, तो बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, अमीबा में नहीं, क्योंकि अमीबा में किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू या मल्टीपल फिजन के थ्रू, ईस्ट, हाँ ईस्ट में होता है बर्डिंग के थ्रू, है ना। प्लाज्मोडियम में कैसे होता है, प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन होता है। फिर लेशमेनिया, इसमें भी फिजन ही होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज व्हाट, ईस्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑफ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है, किसमें, ह्यूमन बींग्स में। तो क्या क्या पार्ट दिया, ओवरी ये तो है, यूट्रस ये भी है, वास डिफरेंस ये नहीं है। क्यों, क्योंकि वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में। और ये वास डिफरेंस किस में हेल्प करता है, वास डिफरेंस हेल्प करता है जो स्पर्म है उसको, मतलब उसमें डक्ट की तरह हेल्प करता है ताकि स्पर्म जो है ट्रांसफ़र हो पाए एक जगह से दूसरी जगह। ओके, देन फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसका आपका आंसर होगा सी, दैट इज वास्ट डिफरेंस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पेल, पॉलन ग्रेन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, उसमें ही हमको पता था कि एंथर किसको कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो कोई गैमेट का फ्यूजन ही नहीं हो सकता, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि पेरेंट्स का ट्रू कॉपी बनता है, कौन, जो डॉटर है ना, मतलब पेरेंट सेल से सेम एज इट इज़ डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये किस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट पार्टनर्स का, मतलब दो अपोजिट सेक्स के गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं। तो दो अलग लोगों के गैमेट जब फ्यूज़ हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आएंगे ही, है ना, क्योंकि दो अलग जेंडर के लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, तो वो चेंजेस तो आएंगे, तो वो चेंजेस ही क्या है, वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एडवांटेज है वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, कुछ वेरिएशंस आते हैं, और यही वेरिएशंस तो क्या करते हैं, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो आंसर में क्या लिखा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, दस इट इंश्योर्स सर्वाइवल स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, वेरिएशंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसके अलावा जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है उसको भी हेल्प करता है सर्वाइव करने में। ओके, देन द न्यू फॉर्म इंडिविजुअल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। उसके अलावा क्या बता रहा है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें दोनों पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वो दोनों पेरेंट्स कौन हैं, फादर और मदर। तो आप खुद में भी आपको देखने के लिए मिलता होगा कि आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलते हैं तो कुछ फादर से मिलते हैं, ठीक है ना। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। ओके, तो ये क्या है, उसके एडवांटेजेस हैं। फिर एक और एडवांटेज है, वेरिएशंस आर मोर विएबल इन सेक्सुअल मोड देन इन एसेक्सुअल मोड। दिस इज बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए हैज़ टू फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेड सेलुलर apparatus। क्या बता रहा है कि जो वेरिएशंस है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। क्यों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि डीएनए जो है वो उसका कोई ज़्यादा वो ही नहीं रहता है, सेम एज इट इज़ पेरेंट का डीएनए कॉपी होकर किस में आ जाता है, आपके डॉटर में आ जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। टेस्टिस जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन बींग्स में। तो टेस्टिस जो है सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच होता है,
उसमें सिचुएटेड होता है। और ये जो पाउच होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है। ओके, देन तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। उसके अलावा वो हार्मोन रिलीज़ करता है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये मेल हार्मोन है, जो कि जो मेल हैं उनमें जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने के लिए मिलता है, कब, प्यूबर्टी स्टेज में। वो सब चीज़ें किसकी वजह से मिलती हैं, ये जो हार्मोन है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि टेस्टिस से रिलीज़ होता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो क्या कर रहा है, स्पर्म को भी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि बॉयज़ की वॉइस जो होती है बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, वो सब चीज़ों में हेल्प करता है। देन वाई डज मैंसुरेशन अकर, मैंसुरेशन जो है वो क्यों होता है, तो सबसे पहले मैंसुरेशन जो है वो किस में होता है, फीमेल में होता है। मैंसुरेशन में होता क्या है, ये हर मंथ होता है फीमेल में, कब से, जैसे ही वो अपने प्यूबर्टी स्टेज में आती है और उसमें ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, तो मैंसुरेशन जो है वो क्या होता है, उसमें ब्लड और म्यूकस जो हैं वो हर मंथ फ्लो होते हैं, किसके थ्रू, वेजाइना से। ठीक है, देन हर मंथ क्या होता है, एक एग रिलीज़ होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि जो फीमेल होती हैं, तो जब फीमेल अपने फीटस फॉर्म में होती है तभी क्या होता है, उनमें एग का फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन जब वो अपने प्यूबर्टी स्टेज में आती है तब वो एग जो है एक एक करके ओवरी से रिलीज़ होता है। ठीक है ना, हर मंथ एक ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है। अब ये एग जो है ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब फेलोपियन ट्यूब में एग जो है वो स्पर्म का वेट करता है कुछ दिनों तक, बट स्पर्म नहीं आया, तो स्पर्म नहीं आएगा तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो धीरे से फिर कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में आने के बाद ब्लड और यूट्रस का जो फर्स्ट वॉल है दैट इज़ एंडोमेट्रियम की वॉल, वो म्यूकस, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती हैं ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, और ये हर मंथ 28 डेज़ के इंटरवल में चलती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक तरह से ये बता रही है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना। और सेकंड थिंग है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों को शो करने के लिए क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दे रहा है फ्लावर का। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, लॉन्ग यानी क्या होगा, लंबा, तो लंबे से हम उसको कट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो आपको फीमेल पार्ट का दिख रहा है और मेल भी दिख रहा है। मेल में स्टेमन, अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा लेबलिंग नहीं किया है तो मैं लेबलिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो ऊपर का जो ये पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टिग्मा। ये आपका कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा का पार्ट है। ओके, देन द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस थर्ड स्वेलिंग पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, ओवरी। तो ये तो हो गया आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, जो कि पहला वाला क्या कहलाता है, एंथर, है ना। एंथर जो इसको एंथर को जो कैरी किया रहता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिलामेंट। उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से आप लेबलिंग कर लेंगे इस डायग्राम को जब बनाएंगे तो। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव किस में हेल्प करता है, वो एक तरह से बैरियर का काम करता है ताकि एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो पाए, और फर्टिलाइज हो भी गया है इनकेस तो वो क्या हो जाए, मतलब वो इम्प्लांट ना हो पाए यूटेरस में। ओके, जिसके कारण प्रेगनेंसी को डिले किया जा सके। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत से मेथड्स होते हैं, तो जैसे नेचुरल मेथड होता है। नेचुरल मेथड मतलब जो कि एक तरह से कहें प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स में क्या होता है कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है फीमेल्स में। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस के बाद 10 to 17th डे के बीच में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर इंटरकोर्स की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो फीमेल है वो मतलब उसका एग फर्टिलाइज नहीं होगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये किस में आ जाता है, आपका नेचुरल मेथड में आ जाता है। तो उसमें लिखा है इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इन दिस मेथड द सेक्सुअल एक्ट इज अवॉइडेड फ्रॉम द डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। ओके, तो क्या बता रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के 10 to 17 डेज़ के बीच में अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा,
जो बर्थ है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि 10 to 17 डे के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज़ होता है, और एग रिलीज़ होके कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब में, और वो स्टार्टिंग स्टेज है। तो उस समय अगर फर्टिलाइजेशन मतलब उस समय अगर इंटरकोर्स की प्रोसेस हुई तो क्या होगा, एग के पूरे चांसेस रहेंगे फर्टिलाइज होने के, और एक बार एग फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन। ओके, दैट्स वाई ये किस में आ जाता है, आपका नेचुरल मेथड में। देन द सेकेंड वन इज़ बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में कुछ बैरियर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए क्या आते हैं, कॉन्डोम्स आते हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ किया जाता है। ये जो कॉन्डोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, रबर लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बैरियर मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। देन द थर्ड वन इज़, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये जो बैरियर मेथड है ये क्या करता है, एसटीडीज़ को रोकता है। ओके, तो याद रखिएगा बैरियर मेथड जो है वो आपके एसटीडी को रोकेगा। देन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल समझ में ही आ रहा है नाम से कि ओरल बोल रहा है मतलब माउथ से रिलेटेड होगा, है ना। तो जैसे हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो उसको ओरली लेते हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। तो जो फीमेल्स होती हैं, स्पेशली फीमेल्स ही कुछ ना कुछ टैबलेट्स लेती हैं, जैसे कि सहीली नाम से आता है, पिल्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब टैबलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो पाए, वो जो एग अगर फर्टिलाइज भी हो गया है तो वो क्या हो जाए, रिलीज आउट हो जाए। मतलब कोई हार्मोन का लेवल अप डाउन हो जाए, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, इनका लेवल अप डाउन होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस हुई मतलब कोई ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ओके, देन द फोर्थ वन इज़ इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मैथड्स। कुछ सर्जिकल मैथड्स होते हैं, वो सर्जिकल मैथड्स मैंने आपको बताया था क्या क्या थे। एक था आपको वेसिकोटॉमी, है ना, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये मेथड बताए थे। एक था वेसिकोटॉमी एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। ये दोनों मेथड जो है एक एक करके, एक मेल में होता है एक फीमेल में। तो मेल में जो मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड वेसिकोटॉमी, ये किस में होता है, मेल में, और फीमेल में होता है ट्यूबेक्टॉमी। अब इन मेथड्स में क्या होता है, वेसिकोटॉमी में होता है ये कि जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल में उसको कट करके टाइट कर दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो रिलीज आउट ही नहीं हो पाता है। ओके, तो ये होता है वेसिकोटॉमी। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फीमेल्स का जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर देते हैं। तो अगर फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिए तो जो एग रिलीज भी है वो भी क्या हो पाएगा, बाहर तो ज़्यादा आ ही नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से अगर स्पर्म अंदर आ भी रहा है तो क्या एग फर्टिलाइज हो पाएगा, नहीं, क्योंकि स्पर्म जो फैलोपियन ट्यूब है वो तो कट हो गया है बीच से, है ना। तो ये दो मेथड होते हैं किसमें, सर्जिकल मेथड्स में। Then the ninth question is, how are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organism? सिंपल है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब बहुत से सेल्स उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फ्यूजन के थ्रू, ब्रडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, ये सब चीज़ों के थ्रू करते हैं। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जैसे कि प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन ये किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो जाता है, और उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने के मिलता है, ठीक है ना। तो प्लांट्स में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मिलता है। तो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें प्लांट्स के कोई भी पार्ट, जैसे कि चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, उसके थ्रू एक न्यू प्लांट जनरेट होता है, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन जो वो कैसे हेल्प करता है किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल करने में, किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू इंडिविजुअल दैट रिजेंबल द पेरेंट्स। This is the reason why cats give birth to only cats or dogs give birth to only dogs. Therefore, reproduction provides stability to population of dogs or cats or any other species. तो क्या बता रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की होती है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो मेंटेन रहे, इसीलिए तो होता है ना। अब हम लोगों के पेरेंट्स भी हैं, उनका भी तो जनरेशन मेंटेन हुआ, हमारे दादा दादी थे, उनके
बच्चे आए जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के बच्चे आए जो कि हम हैं, अब हम लोग की मैरिज होगी तो हमारा जनरेशन भी कंटिन्यू होगा। तो ये हम लोग एक स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, एक जनरेशन को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है कि ये जो रिप्रोडक्शन है इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ अपनी अपनी मतलब पॉपुलेशन जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। अब जैसे कि डॉग्स हैं तो डॉग्स में डॉग्स ही रहेंगे, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्पीशीज़ के रहें, ठीक है ना। जैसे आपने डॉग्स में बहुत सारी स्पीशीज़ देखी है, लैब्राडोर है, रॉटवीलर है, ठीक है। तो उन सब अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो अपनी अपनी स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन की है रिप्रोडक्शन के थ्रू। वैसे कैट्स जो है वो भी, तो इसमें कैट्स और डॉग का एग्जांपल दिया, इसलिए मैं स्पेशली उन्हीं को बता रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा बात ये है कि कोई भी स्पीशीज़ अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करती है, रिप्रोडक्शन शो करती है, ओके। देन व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो लेने का क्या रीज़न है, तो बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो है कि वो क्या करता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकता है, उससे प्रिवेंट करता है। देन बर्थ रेट को कंट्रोल करता है, जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना, ताकि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। देन जो STDs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है, उनको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कोई भी पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में से किसी को भी कोई भी STD है तो वो क्या करता है, बचाता है। कौन, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये, ओके। तो ये हो गया आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपका जो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आई थिंक कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमको ये टॉपिक समझ नहीं आया, फिर से आप दूसरे तरीके से समझाए तो ऑब्वियसली मैं उसको सही करूँगी, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन को घुमा रही हूँ तो ये सब चीज़ें इसलिए ताकि आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में, कॉपर टी वाले क्वेश्चन में, पहले मैं आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बता रही थी, ठीक है ना। तो आई थिंक जब आप ये वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो ये जो कॉपीज़ में क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लेंगे। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, ओके।